अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। थर्ड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, एक्साइटिंग डेज प्ले टुडे। पहले दिन का खेल आउटस्टैंडिंग रहा, 12 विकेटें गिरी आज के मैच में। साउथ अफ्रीका एक पॉइंट पे बहुत क्रूज कर रहे थे, लेकिन आखिर में थर्ड सेशन में पाकिस्तान ने 7 विकेटें सिर्फ 33 रन पर देकर 262 पे ऑल आउट किया साउथ अफ्रीका को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट सेशन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं रहा, इन द सेंस के 2 विकेटें हमारी 17 रन पे गिर गई। आज के शो में हम बात करेंगे आज के मैच के फर्स्ट डे पे, और ये भी बात करेंगे कि जो चेंजेस हुई, शादाब को देखा हमने टीम का हिस्सा बने, फ़हीम अशरफ भी टीम में आए, उनसे कितना इंपैक्ट पड़ा पाकिस्तान की साइड पे। ओडीआई साइड भी अनाउंस हो चुकी है जो साउथ अफ्रीका के साथ 5 ओडीआईज खेलेगी। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान साहब। ताहिर भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं SNGPL डिपार्टमेंट के कोच उमर रशीद साहब। उमर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर, आपसे स्टार्ट करेंगे। टॉस आज साउथ अफ्रीका ने, सीरीज़ में पहली बार साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, और या पहले जीत चुका है साउथ अफ्रीका, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों बार बैटिंग की। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान जो है पहले बॉलिंग करवा रहा है। फर्स्ट 2 सेशंस वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। आपको क्या लगा, अगर हम बात करें कि पेस हमें बहुत कम दिखा, हमारे बॉलर्स आउट ऑफ शॉट्स दिखे, बहुत रन कंसीड किया, आपको लगता है कि 262 भी एक अच्छा टारगेट साबित हो सकता है इस पिच पे? देखिए, जिस तरह से स्टार्ट लिया था साउथ अफ्रीका ने, जो पिच जो इस टेस्ट मैच का पिच है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 टेस्ट मैचेस के। ये सपोर्टिंग पिच है बेसिकली, ये बैटिंग को भी सपोर्ट करेगा और जो जान मार के बॉल करेगा उसको सपोर्ट करेगा। सेकेंडली ये कि जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने नया बॉल से बॉल की, वो ऑन द चैनल्स बॉल नहीं थे, वेवेड थे, थोड़ा बॉल हाफ वॉली थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ करने लग गए, मतलब रन्स, क्योंकि बाउंड्रीज एक वक्त में फैसल भाई ऐसा लग रहा था कि ऐसे बाउंड्रीज हर ओवर में 2-2 3-3 आ रही हैं। तो आपको बाउंड्रीज मिलती रहेंगी तो वो बैट्समैन को कोई जरूरत नहीं कुछ और पैनिक करने की, प्रेशर बहुत कम, प्रेशर ही आप चेंज हो जाते हैं ना। और उसमें वो सिंगल्स भी दे रहे थे, आप ऑन द टोज भी नहीं थे। आपने सरफराज को भी कई दफा देखा कि चीखते हुए बॉलर्स को या फील्डर्स को कि यार ऑन द टोज तो रहो, आप फील्ड तो रहो। फिर बॉलर्स को भी उसने बोला, जब लंच और टी के दरमियान का सेशन था, वो सबसे क्रूशल सेशन होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक होने का, बॉलर्स की और आपके फील्डर्स की। वहीं आपको अपना टफ होना चाहिए वहां पर। जो वहां हमने देखा कि हम बहुत डाउन थे, इसकी वजह से जब टी हुई तो हम उनमें सिर्फ 3 ही आउट थे और 223 या 24 रन थे। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल में जब टी पे गए होंगे तो एक क्लास हुई होगी, मिकी दी ऑर्थर बॉस ने ली होगी क्लास, वो बहुत अच्छी क्लास हुई होगी। क्योंकि देखिए, एक तो जब शादाब को आपने जब डाला तो शादाब जो जिस तरह से बॉल कर रहे थे, मेरे हिसाब से वो टोटली फिट नहीं है। क्योंकि मैं बीइंग अ स्पिनर एक चीज बोल सकता हूँ, आपकी बॉडी नहीं लग रही, आप सिर्फ ला के एक शोल्डर से या फिंगर से बॉल कर रहे हैं, आपको दोनों तरफ आप चौके खा रहे हैं, कट पे भी खा रहे हैं, पुल पे भी खा रहे हैं, शॉट भी कर रहे हैं, मुंह पे भी कर रहे हैं। वहाँ कैप्टन आपको पकड़ के हाथ से थोड़ी करेगा बॉल। फिर हम बोलते हैं कि जी कैप्टन क्या कह रहा है, कैप्टन क्यों नहीं कर रहा, सारा ब्लेम हम कैप्टन पे दे देते हैं, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग साइन। लेकिन उमर साहब, इसी चीज़ से ये भी सवाल उठता है कि कैप्टन इज द वन हु सिलेक्ट्स द फाइनल 11। आपको लगता है कि अभी भी हमने स्पिनर अपनी साइड पे रखा, डू यू थिंक स्पिनर इज गोइंग टू प्ले अ पार्ट इन दिस टेस्ट मैच? आपको लगता है कि शादाब सेकंड इनिंग्स में यूजफुल हो सकते हैं? देखें, एक चीज़ तो अच्छी भी प्रीवियस 2 मैचेस से कि फ़हीम अशरफ का इंडक्शन हुआ, जो कि हमने पिछले प्रीवियस प्रोग्राम में भी बात की थी। जहाँ तक शादाब की बात की है कि ऑब्वियसली उनको एक स्पिनर चाहिए था कि हो सकता है 4th इनिंग में स्पिनर का थोड़ा सा प्ले आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें बैटिंग एक्चुअली तमाम पिछले प्रीवियस मैचेस में बैटिंग ही लेट डाउन कर रही है। बॉलिंग तो हमारी पिछले दोनों मैचों में भी अच्छी थी। सही है, लेकिन सर आपके सेकंड टेस्ट के बाद कप्तान ने कहा था कि बॉलिंग ने लेट डाउन किया, दिस टाइम अगर आपने 400 प्लस रन कंसीड किए। लेकिन उसमें अगर हमारे वो कैचेस अवेल हो जाते, 1-2 रिव्यूज जो थे हमारे फेवर में आ जाते, तो वो इतना डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन मैं समझ उन्होंने ऑलराउंडर्स लिए, शादाब को एज एन ऑलराउंडर सेलेक्ट किया, तो उसकी जगह अगर हो सकता है, अगर एक बैट्समैन इंडक्ट करते हैं, हमारी बैटिंग वीक होगी, 2 ऑलराउंडर के साथ हम खेल रहे हैं, 5 बैट्समैन है, फिर सरफराज है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिजवान को रखते तो ज़्यादा बेहतर होता? रिजवान को रखते तो मेरे ख्याल बेटर ऑप्शन थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिटनेस से कि 2-4 थे। शादाब जैसे उन्होंने बात की बिल्कुल सही है, उनकी वो चीज़ नज़र नहीं आई बॉलिंग में, जैसे उनका इम्पैक्ट है, जैसे बॉल के पीछे जाते हैं, वो उनका ड्राइव नहीं जा रहा था बॉल के पीछे, तो ऑब्वियसली वो फिटनेस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उस तरह से बॉलिंग में इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ पड़े। बिल्कुल सही। तो वो एक फ़र्क था जिसकी वजह से। लेकिन जहाँ तक कमबैक के, मैं कहूँगा एक्सीलेंट कमबैक फ्रॉम पाकिस्तान टीम। ऑब्वियसली पहले 2 सेशन हारने के बाद इस तरह से वापस आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अचीवमेंट है। इसका मतलब कि हमारे में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते, वॉट एवर द रीज़न।
कोई भी रीज़न होती है, तो वो चीज़ हमें काबू करनी पड़ेगी, वो कैसे बरकरार रख सकते हैं। ठीक है ताहिर, आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्शन कमेटी पे जाएंगे? बिकॉज हमने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा बात करते थे कि हम फिट नहीं होंगे तो हम प्लेयर को सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स लाए जो वाकई फिट नहीं है। शादाब पूरी सीरीज़ का पहला मैच खेल रहे हैं, पहले दिन फिट नहीं लग रहे। आपने देखा कि हारिस सुहेल टेस्ट मैच जिस दिन स्टार्ट होने लगा उस दिन पता चलता है कि वो फिट नहीं है। अब्बास पे क्वेश्चंस हैं, ही इज़ नॉट कम्प्लीटली फिट। डू यू थिंक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस शुड बी रेज टू द सिलेक्शन कमेटी कि वो किस तरह 15 टीमें उन्होंने 15 रुकनी टीम सेलेक्ट की है जिसमें आधी टीम ऑलमोस्ट जो है वो या तो मेंटली फिट नहीं है या फिजिकली फिट नहीं है? लेकिन पहले तो जब उन्होंने सेलेक्ट की, जब आपने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है तो वो तो उन्होंने खुद ही उसके धज्जियां उड़ा दी हैं। यो-यो भाई कि टेस्ट and all फिटनेस का these यो-यो टेस्ट और व्हाटएवर टेस्ट। देखिए एक लड़का जब आप अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको खुद पता है कि कितनी फिटनेस उसको रिक्वायर्ड है इतने बड़े टूर के लिए। जैसे शान मसूद की मैं एक बात बोलूंगा, उमर भाई को पता है कि शान जिस तरह से शान ने मेहनत की, उमर भाई ने काफ़ी मेहनत कराई शान को। मैं एक लड़के का नाम लूंगा, हनीफ मलिक का, जिसने शान के साथ बहुत वर्कआउट किया है उसकी बैटिंग में, स्पेशली जो पुल शॉट जो आज हम देख रहे हैं शान को उन पिचेस पे इतनी इजी लग रहा है, इतनी इजी है नहीं, लेकिन उसकी इतनी मेहनत है उस बंदे की उस ग्राउंड में आके, जो दोपहर सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम तक वो कर रहा है। देखिए ये नजर आती है, ये मेहनत नजर आती है। ये लड़के जो आप बोलते हैं जी एनसीए हमने बनाई हुई, सब कुछ बनाई हुई, भाई कहाँ वर्क हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? साउथ अफ्रीका गए थे, आपने क्या वर्क किया वहां पर? आप सामने की बॉल पे भी तो बीट हो रहे हो, शॉर्ट ऑफ लेंथ वो हम वीक हुए हैं। हमें ये पता है कि जी अबू धाबी सीरीज है, हम 100 कर देंगे। हमें पता है अभी दुबई के अंदर टेस्ट मैच है, हम वहाँ 100 कर देंगे। हमारे एक चीफ सेक्टर या जो उनके मेंबर्स उन सबको पता है, उन्होंने उल्टा ये बयान दिया कि जी हमारे लड़के हैं, हमारे लड़के कर सकते हैं। भाई कब करेंगे? वो अनफिट होकर बैठे हुए हैं इतने बड़े टूर पे। एक तो हिस्ट्री है फैसल भाई इस चीज की कि जब साउथ अफ्रीका का टूर आता है आपकी आधी टीम तो अनफिट हो चुकी होती है। उस जमाने में अभी से ज्यादा तगड़े फास्ट बॉलर थे उस वक्त, उतने ही तगड़े बैट्समैन हमारे तब भी थे। सही बात। लेकिन क्या तब भी बुरी परफॉर्मेंस है। लेकिन सिर्फ एक बात होती है दिल की बात। सही बात। उस वक्त भी जो प्लेयर थे वो बड़े दिल से खेलते थे, वो रन करते थे वहां पर भी। उमर साहब को लगता है जॉबक में हमारी, जैसे ताहिर कह रहे हैं कि हिस्ट्री बड़ी ख़तरनाक रही है, हम यहाँ 45 पे भी आउट हुए हैं। सो आपको लगता है कि अभी हम 17 for 2 हैं? आपको लगता है कि कल हमने देखा है अजहर अली का एक और फ्लॉप शो हुआ है, 5वीं बार लगातार फ्लॉप हुए हैं वहाँ पे और अंडर प्रेशर लग रहे हैं, लेकिन जाहिर है यू हैड नो ऑप्शंस बिकॉज आपकी साइड में 15 रुकनी टीम में मिडिल ऑर्डर के तो कोई बैट्समैन नहीं थे, 3 या 4 वो ओपनर लेके गए थे। सो यू हैड टू प्ले विद अजहर अली एंड असद शफीक। सो आपको लगता है कि अब जो आने वाले बैट्समैन हैं वो कल के दिन में पिच को बेहतर यूज़ करेंगे? जैसे हम बात ही हो रही है कि शायद ये बेहतर पिच है कंपेयर टू द लास्ट 2 पिचेस, आपको लगता है कि अच्छी प्ले करेगी और रन होंगे कल पाकिस्तान के? ऑब्वियसली सुबह का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक अजहर अली की और शफीक की बात है, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत है, उन्होंने बड़े रन बनाए। एक आधी सीरीज़ ऐसी आती है और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हमेशा से पाकिस्तान के लिए हमेशा ही मुश्किल है, चाहे आपके पास जितने बड़े बड़े बैट्समैन भी थे वहाँ जाके उन्होंने स्ट्रगल की है। तो ये टीम बीइंग, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सीनियर बैट्समैन जिस तरह ताहिर ने कहा कि शान मसूद वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दिस सीरीज, और एक वो बंदा जिसको ये भी नहीं पता था कि हारिस सुहेल वहाँ जाके इंजर्ड होंगे और मैं खेलूंगा, सो आपको नहीं लगता कि अजहर अली जैसा बैट्समैन या असद शफीक जैसा बैट्समैन दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड? जिस तरह वो आउट हुए हैं दैट इज नॉट राइट। एक सीनियर आज वैसे अगर आज एक दोनों डिसीजन देते थे, अजहर अली का भी और शान मसूद का, दोनों अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन उनकी जो प्रीवियस है, लेकिन इसमें रोल उनका भी आता है, इनमें रोल टीम मैनेजमेंट का भी आता है। जैसे अभी इन्होंने बात की, जैसे शान मसूद ने अपनी तैयारी की, ऐसे ये टीमें, ये लड़के बहुत अरसे से पाकिस्तान। उमर साहब अगर आप अलाउ करें, लाहौर से एक कॉलर है हमारे साथ। कौन सा आप बात करें, क्या सवाल है? हेलो, कौन सा आप हमें ज्वाइन किया लाहौर से, क्या सवाल है? लाहौर से मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूं सर, कैसे हैं आप? यू कैन कंटिन्यू विद योर पॉइंट। सो हम बात करें अजहर अली और असद शफीक की, सो यू आर सेइंग कि जितना उनको खुद प्रिपेयर होना, हां टीम मैनेजमेंट वो भी वहां बैठी हुई है, सही है। आई थिंक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं। जी भैया, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? सर मैं लाहौर से शहजाद बात कर रहा हूं। सर मैं ये बात करना चाहता हूं, पहले तो मैं प्लेइंग 11 के ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन सवाल शॉर्ट कर रहा हूं। जी जी। देखिए आज जब पाकिस्तान ने इनिंग स्टार्ट की है तो पहली विकेट गिरी है शान मसूद की, ठीक है। उसके बाद 5 ओवर पड़े थे, ठीक है। तो इन्होंने अजहर अली को वन डाउन क्यों भेजा? नाइट वॉचमैन अशरफ नहीं खेल सकता था, दूसरा शादाब खान को भेज सकते थे। सही है। तो जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग बेंच पे बैठे हैं बाहर, हमारा कैप्टन है, हमारे निकी आसिफ साहब हैं, अजहर महमूद साहब हैं, मेरे से ज्यादा क्रिकेट को समझते और जानते हैं, अगर इस तरह की वो एक ये तो इस तरह का एक जो छोटे बच्चे हैं ना, अब शहजाद भाई सवाल समझ गए, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। उमर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं
कि दैट्स अ राइट क्वेश्चन क्या ऑब्वियसली जहाँ नाइट वॉचमैन की बात है, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मैं नाइट वॉचमैन पसंद नहीं करता, मैं खुद जाता हूँ। तो मे भी हो सकता है अजहर ने खुद कहा कि मैं जाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने नाइट वॉचमैन दे दिया। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपने नाइट वॉचमैन भेज दिया है, वो आउट हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? सही है। तो इसलिए 5-6 ओवर पड़े हुए थे, तो बैट्समैन चाहता है कि एक आध ओवर हो तो बैट्समैन चाहता है कि नाइट वॉचमैन चले जाए। अगर 6-7 ओवर है तो बैट्समैन ही प्रेफर करता है कि मैं चले जाऊँ। ठीक है। अच्छा ताहिर, को लगता है कि थोड़ा सा हम डिलेइंग टैक्टिक भी कर सकते थे, जैसे हमने इंडिया को देखा है, बाकी टीमों में बड़ा स्मार्टली खेलते हैं। जब वो देखते हैं कि कम से कम ओवर करवाने हो तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेगा या ऐसा करने का। हमने पाकिस्तान ने कोई ऐसी ड्रामा नहीं किया, मतलब दे अलाउड साउथ अफ्रीका टू बॉल। हमें टाइम ही नहीं दिया ना, हम तो खुद जाके पानी पी रहे थे जाके, हम तो ज़्यादा रुकते ही नहीं है। देखिए सर, एक जस्ट एक मजाक था, लेकिन देखिए जिस तरह से अजहर अली का एक बताया कि अजहर अली को खुद कॉन्फिडेंस है और खुद चाह रहा है कि एक इनिंग्स खेले, डेफिनेटली बहुत अंडर प्रेशर होगा। अभी भी जितनी दफ़ा भी मेरे ख्याल में अजहर अली आउट हुए तो वो एक अच्छी बॉलें ही हुई हैं, अगर हमने थोड़ा सा देखे जाए। ठीक है, इस वाले में थोड़ा चांस था कि शायद वो थोड़ा, लेकिन ताहिर भाई पिछली 4 इनिंग्स में जो आउट हुए उसमें 3 जो है वो शॉर्ट बॉल्स हैं। लेकिन वो ऐसी बॉलें थी कि या तो वो उसके माइंड में तो देखें यही है कि मैंने रन्स करने हैं, तो वो रन्स करने में जो उसकी एक अपनी टेक्निक है ना, उससे थोड़ा सा वो बैकफुट पे हुआ है। तो इसमें टीम मैनेजमेंट का बड़ा रोल है कि टीम मैनेजमेंट, इसमें ग्रांड फ्लावर का बड़ा रोल है कि आप उससे बात करें, उससे डिस्कस करें, उससे पूछें। देखिए प्लेयर होता है प्रेशर में, जब आप उससे खुद पूछेंगे ना तो वो आपको बताएगा, फिर वो इजी फील करेगा। तो यही चीज़ हमें चाहिए और यही चीज़ हम लैक कर रहे हैं। पेशावर से कॉल हमारे साथ है, आपके पॉइंट पे आते हैं जी। कौन साहब है, क्या सवाल है? अस्सलामुअलैकुम जी, बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी भैया, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये सारी डिस्कशन हो रही है कि ये मसला है, हमारी बैटिंग पहले भी खराब रही है, अब भी खराब है, तो इसका हल क्या है? कोई हल बताएं कि क्या वजह है साउथ अफ्रीका में जाके हम अच्छा नहीं खेलते, एक बात। और दूसरी, कैप्टन की परफॉर्मेंस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उस पर बात करें कि वो क्यों परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे रहा। बिल्कुल, आखिर कप्तान अगर फ्रंट से लीड करेगा, सही है, तो फिर जो है एक टीम के ऊपर जरा प्रेशर कम आएगा। वेरी ट्रू। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि एक तो ये कि हमारी टीम क्यों परफॉर्म नहीं करती साउथ अफ्रीका में? दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। उमर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ के क्यों हम साउथ अफ्रीका में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और बैटिंग पे ताहिर भी कह रहे हैं कि हाउ मच ब्लेम शुड गो टू द मैनेजमेंट, ये भी बताएं। भाई देखिए, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हम साउथ अफ्रीका क्यों देखिए, सारी बात है हमारी डेवलपमेंट की। सही है, क्योंकि ये प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने बात कर चुके हैं कि हम जब भी डेवलप होते हैं, हमारे पाकिस्तान में पिचेस जो है वो लो बाउंस की होती हैं। सही है। तो हम जब बाहर जाते हैं तो पिचेस डिफरेंट होती हैं। इंग्लैंड में जाएं तो मूविंग पिच होती हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। उमर साहब, 2 ग्राउंड ऐसे नहीं बना सकते जहाँ थोड़े से फास्ट पिचेस? यही बात है। हाँ। अच्छा, वो कोशिश की है लेकिन वो बन नहीं पाई। लेकिन जहाँ तक उसका ऑल्टरनेट भी है, और हमने देखा है कि लोगों ने सीमेंट पिचेस भी बनाई। इससे पहले जब प्रैक्टिस होती थी, ये लोग भी करते होंगे, सीमेंट पिचेस पे जाके प्रैक्टिस करते थे और बॉल गीली करके प्रैक्टिस करते थे, वो टेप बॉल करा के प्रैक्टिस करते थे। जो शान की बात कर रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस करते थे, हम उसको हर किस्म की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। शॉर्टर डिस्टेंस से हमने प्रैक्टिस कराई है, बड़े डिस्टेंस से कराई है, टेनिस बॉल से कराई है, टेप बॉल से कराई है, हार्ड बॉल से कराई है, सिंथेटिक बॉल से कराई है, रिजल्ट सबके सामने। तो यही वाली चीज़ें पाकिस्तान टीम के अंदर भी होनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार प्रैक्टिस कराई है। अब शान मसूद की अगर मैं बात करूँ तो शान मसूद डेली की बुनियाद पर कभी 1000-2000 बॉलें खेलता था। सही है, 1000-2000 बॉल खेलने वाला, और ये रैंडमली, ये नहीं कि सिर्फ एक ही ब्लॉक प्रैक्टिस हो रही, रैंडमली उसकी प्रैक्टिस हो रही और उसकी हर किस्म की प्रैक्टिस। इसी वजह से उसका जो बैलेंस भी बराबर अच्छा हुआ। उमर साहब, बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है जो मैं पूछूंगा कि क्या बाकी प्लेयर्स का वो पैशन लेवल नहीं है जो शान मसूद का है, या बाकी हमारे पास में जो प्लेयर्स का होता था, हम सुनते थे कि किस किस तरह की प्रैक्टिसेस करते थे। और ये आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्योंकि आप कोच हैं SNGPL के, आप पाकिस्तान वुमेन्स टीम के भी कोच रह चुके हैं, तो वो जो पैशन होता है अगर उसकी कमी होती है तो क्या प्लेयर्स उतना प्रिपेयर नहीं होता इस तरह की सीरीज़ के लिए? एक कॉलर है कराची से हमारे साथ, वो ले लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब लेते हैं। जी, कौन साहब है, क्या सवाल है? हेलो जी, सवाल पूछे भाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा था, इजाज अहमद ने शायद आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे तो उनको शुरू के नंबरों पे भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जिससे उनकी फॉर्म बहाल हुई थी। क्या सरफराज ऐसा नहीं सकता है कि शुरू के नंबर पर आए, उस पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इंशाल्लाह स्कोर कर सकता है, फ्रंट से टीम को लीड कर सकता है? ठीक है, तो इससे और खिलाड़ियों में हौसला पैदा होगा। इस मायने में उमर रशीद साहब शायद कोई जवाब दे सके तो मुझे। ठीक है उमर साहब, आपसे ही सवाल है, और क्योंकि हम सरफराज पे पिछले कॉलर ने भी सवाल की थी कि उनके परफॉर्मेंस से कितना फर्क पड़ेगा, डू यू थिंक कि सरफराज को बैटिंग में ऊपर आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में अगर हम ये पैनिक बटन दबाने से बेहतर ये सोचें कि सरफराज परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रहा।
आया वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, आया वो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ें सोच रहा है रिगार्डिंग इस बैटिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो हर किस्म के प्रेशर आते हैं, हर किस्म की बातें सुनते हैं। आया वो उन चीज़ों को ब्लॉक आउट कर सा रहा है मेंटली, मेरे ख्याल में उन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहा है। जितनी भी नेगेटिव बात आ रही हैं, लोग बात उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो रहे हैं लोगों की बातों से, तो अपने गेम में इतना फोकस नहीं कर पा रहे जो पहले करते थे फोकस। उन्हें चाहिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी, हम जैसे लोग बात करते रहेंगे, लेकिन वो जैसे खेलता था वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वैसे ही उसे खेलना चाहिए। हो सकता है टीम का मैनेजमेंट का माहौल क्या है, उधर कैसी बातें हो रही है, आया आपस में ये लोग दोनों जो मैनेजमेंट और कप्तान ये लोग एक पेज पे है कि नहीं है, ये चीज़ें भी देखनी, हम यहाँ बैठे हमें नहीं मालूम कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ताहिर से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे बिकॉज ताहिर सरफराज के साथ खेले हैं, लेकिन एक कॉलर्स आए हैं हमारे साथ, आसिम भट्ट साहब हैं। जी आसिम साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आपको भी, उमर भाई को भी, ताहिर भाई को भी, माशाल्लाह मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू। जी जी फैसल भाई, मेरा ये सवाल है, जैसे पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर रही है, ठीक है, एक जगह मिकी ऑर्थर की आना अपनी जगह पे है, वो ऑलरेडी सरफराज को काफ़ी वरी कर रहा है कि कभी वो अपने जो उसकी कोचिंग है वो अपनी जो क्या कहते हैं अपने जो प्रोग्राम्स है वो ग्राउंड में उतारना चाह रहे हैं, लेकिन हमेशा ऑलरेडी आप देखते हैं दुनिया के बड़े बड़े कप्तान, अब मैं क्या नाम लूँ, कोहली को आप देख लें, और जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं वो अपनी जो माइंड सेट है वो अपना खुद प्लान करते हैं और ग्राउंड में खुद करते हैं, जबकि मिकी ऑर्थर चाहता है वो खुद करे। हालांकि कोई शक नहीं कि सरफराज एक बहुत ब्रेव कैप्टन है, सरफराज ब्रेव कैप्टन है। और नंबर सेकंड ये है कि मुझे बताएं, खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, सोहेल खान, उनको इन पिचेस पे होना चाहिए था। कब ये आप स्पोर्ट्स एंकर, कब ये कोचेस जो ये उमर साहब बैठे हुए हैं, कब आपके स्पोर्ट्स ये अनदर पर्सन, आई डोंट नो क्या नाम है, ताहिर खान साहब जी हमारे, मुझे कब ये लोग इन 3-4 बंदों के लिए आवाज उठाएंगे, कब आप लोग मीडिया पे बैठ के तबसरे कर चुके होते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, लेकिन आप मुझे बताएं, खुर्रम मंजूर फ्रैंकफर्ट पे खेलता है, आपने देखा वो व्हाट्सएप हमारी वेबसाइट है news1.tv, उस पे जाके हमारे पुराने 4 या 5 शोज उठा लें, उसमें आप देख लें खुर्रम मंजूर, फवाद आलम और जितने आपने नाम लिए उससे बहुत सारे ज्यादा प्लेयर्स, हमने आबिद अली पे बहुत ज्यादा बात की है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु डिजर्व प्लेस इन द साइड। आपका सवाल हम समझ गए, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ गुड क्वेश्चन। हम ताहिर से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। ताहिर, ऑब्वियसली लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, समझते हैं, शोज़ देखते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते जो हम डिस्कशन करते हैं। पहले तो सरफराज पे अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू आपका लें कि सरफराज डू यू थिंक के जो उमर साहब कह रहे हैं, डज ही टेक दैट मच प्रेशर ऑफ व्हाट मीडिया इज सेइंग अबाउट हिम, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? और दूसरा इनका सवाल हमारे भट्ट साहब का कि इतने सारे परफॉर्मर्स हैं 4 डे क्रिकेट में, कब उनको चांस मिलेगा, कौन उनके बारे में सोचा है, ये सब आपसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है ताहिर खान और उमर रशीद। ब्रेक से पहले हम बहुत सारी कॉल्स आई हैं, हम शुक्रिया भी अदा करेंगे अपने व्यूअर्स का, और आप मजीद भी कॉल कर सकते हैं हमारे शो पे। उन कॉल्स को हम कलेक्टिवली आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर, एक कॉल जो सरफराज की परफॉर्मेंस पे आई और सरफराज को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली कहानी आई कि यार उनको ऊपर नंबर पे आना चाहिए, बट वी ऑल अग्री कि टेस्ट मैच में इस तरह नंबर्स चेंज करना इज़ नॉट ईजी। वो अपनी पोजीशन पे अगर अच्छा खेल लें, टेलेंडर्स को लेके चलें, आपकी टेल भी इस बार तो बड़ी है, शादाब हैं, फ़हीम अशरफ हैं जो रन्स कर सकते हैं। सो डू थिंक अगर वो उस पोजीशन से रन करेंगे तो इस मैच में हमें काफ़ी फ़ायदा होगा? देखिए, लास्ट टाइम में जिस तरह सरफराज 50 किए हैं, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस उसका बहाल हुआ होगा, और जिस तरह जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बात कर रहा था, जवाब दे रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू पहले टेस्ट मैच या 3 इनिंगों से। वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। उसने बात भी की अपने बॉलर्स के बारे में। लोगों ने बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है, जो भी है कप्तान है, उसको पता है किस तरह से अपने बॉलर्स को उठाना है। सही तो वो हो सकता है शायद उनके लिए एक इंडिकेशन होगा कि भाई कि मैं ये बात करूंगा तो भी ये बी रेडी, ये आपने आप दिखाना है, करके दिखाना है, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में वॉश आउट नहीं होना। वॉश आउट होने का मतलब बड़ी डिसरिस्पेक्ट की बात होती है, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ टीम, बीइंग अ मैनेजमेंट। सेकेंडली जिस तरह से 2013 में लेकिन हम वॉश आउट हुए थे, देखिए ऑब्वियसली इसी कोशिश तो यही होगी ना कि कप्तान कम से कम उससे बेहतर करें, प्लीज आप परफॉर्मेंस अच्छी दें। ठीक, कोई जानबूझ के आउट नहीं होता फैसल, कोई जानबूझ के चौके नहीं खाता, कोई जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता। जिस तरह से कॉलर ने बात की थी कि जी हम खुर्रम मंजूर की बात नहीं करते, फवाद की बात नहीं करते, या सोहेल खान की बात नहीं करते, या और भी दीगर प्लेयर,
बात हम भाई सबकी करते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं हम सबकी बात करते हैं। अगर आप पिछले हमारी वेबसाइट पे जाके देखें, पिछले प्रोग्राम्स में हमने शान की भी बात की थी कंटिन्यूसली इन्हीं प्लेयर्स के साथ, तो वो शायद हम लोगों की शायद कोई बात सुन ली या किसी और की बात सुन के उन्होंने शान को इंडक्ट किया, और वहाँ पर शान की किस्मत, मतलब ये कहते हैं ये होती है गुड लक उस बंदे की, तो उसने परफॉर्मेंस की, क्योंकि जितनी उसकी मेहनत थी वो आपके सामने है यहाँ पर, और उसने हार्ड वर्क किया था जो पे ऑफ किया। उमर साहब, आपको लगता है कि कुछ व्यूअर्स के सवाल बड़े सही भी इसलिए हैं कि हमने देखा कि सिवाय शान मसूद के हमने किसी प्लेयर को ये नहीं देखा कि उसने अपनी थोड़ी सी भी टेक्निक चेंज की हो या थोड़ा सा डिफरेंस हो। हमने देखा कि अजहर अली वही फ्रंट फुट पे फॉल करते रहे, हमने देखा कि सरफराज वही स्लिप के ऊपर से मारने की कोशिशें करते रहे। डू यू थिंक कि ये बड़ी सरप्राइजिंग था कि कोई एडजस्टमेंट करने की हमने कोशिश नहीं की? ये इस पर जवाब लेंगे, एक कॉलर हमारे साथ आ गए। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? हेलो, कॉलर की आवाज़ हमें नहीं आ रही। हेलो, जी, सवाल पूछे भाई। आई थिंक टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा उमर साहब, इसी पे बात करते हैं कि एडजस्टमेंट हमें नहीं दिखी प्लेयर्स की। देखिए, बिल्कुल बीइंग इंटरनेशनल प्लेयर आपको हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये प्लेयर का फॉल्ट है। सही है। प्लेयर्स को बाउंसिंग कंडीशन में प्रैक्टिस करनी, उन्हें मालूम था कि वहाँ जाना है, सही है, तो हमने उसकी प्रैक्टिस करनी थी। अगर फॉर इंस्टेंस वहाँ जाके वो नहीं हो रही तो वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस करनी थी, और उसमें प्लेयर्स का और टीम मैनेजमेंट का, उन दोनों का रोल आता है कि उनको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ तक एक बड़ी अच्छी बात की थी प्रीवियस कॉलर ने, अना की, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, सही है, ठीक है ना। जैसे मिकी आर्थर हैं या वो हैं, अगर दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर दोनों की ईगो क्लैश करेगी ना, किसी प्लेयर की ईगो। अच्छा, इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स की मिसाल दी, इन्होंने विराट कोहली की मिसाल दी। हमने देखा कि विराट कोहली ने स्पेशली रवि शास्त्री को अपने स्क्वाड में रखा बिकॉज उनकी मेंटालिटी उनसे बड़ी मिलती है, और हमने उसके रिजल्ट्स देखे हैं। उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे उमर साहब, बिकॉज मैनेजमेंट और कप्तान का माइंडसेट साथ चलना बड़ा जरूरी है, तो उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं। एक कॉलर मैंने ज्वाइन किया। जी, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें तो हमारी आवाज़ आपको आएगी, आपकी आवाज़ हमें आएगी। और उमर साहब, योर आंसर ऑन के कितना ज़रूरी है कि हमने देखा है कि इंटरनेशनली जो कप्तान हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के लोग या अपनी माइंडसेट के लोग अपने साथ रखते हैं ताकि वो एक डिलीवरी वो आ सके, और वो डिलीवर करते हैं। डू यू थिंक कि सरफराज को ये सीखने की ज़रूरत है? ये है मैन मैनेजमेंट स्किल, ये एज ए कोच को भी, मैनेजर को भी, कैप्टन को, ये सारी आनी चाहिए। सही। ऑब्वियसली अगर मैं एक टीम के हिस्सा हूँ तो मुझे हर प्लेयर के साथ, मैनेजमेंट के साथ किस तरह, और ये सारी चीज़ें आती हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी चीज़ें डिक्टेशन करता रहूँगा तो ऑब्वियसली एक हद तक तो आप मुझसे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी आता आप उससे रिवर्ट भी कर जाएंगे, जैसे कि हाँ। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, और ये चीज़ें एक अच्छी टीम के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि हाँ, ये सारे एक पेज पर होते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के व्यूज़ की, पॉइंट ऑफ व्यूज़ की। ज़रूरी नहीं है अगर हम एक टीम के हिस्सा हैं, हम टीम सेलेक्ट करते हैं, मैं एक प्लेयर के हक में हूँ और आप लोग दो नहीं हैं, और मैं उस प्लेयर के हक में हूँ, तो मैं बाद में ये नहीं कहूँगा कि यार मैं तो इस प्लेयर के हक में था। जब वो दो आप अग्री हो गए, आपने वोट आउट कर दिया, तो मेरा भी वो प्लेयर मेरी टीम का हिस्सा हो जाएगा। सही है। तो जहाँ तक प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर मैं किसी प्लेयर को फेवर कर रहा हूँ और टीम का हिस्सा नहीं होता, तो मैं पीछे जाके ये बातें करता हूँ, यार मैंने तो तुमको खिलाना चाहा था, जिसकी वजह से टीम में खराबियाँ पैदा होती हैं, और वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। ये लोकल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। ठीक है, रियाज खान साहब है हमारे साथ कराची से। जी रियाज खान साहब, क्या सवाल है? आई थिंक हमारे कॉलर्स जो हैं वो कॉल करके भूल जाते हैं। हेलो जी रियाज साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई सवाल पूछें फटाफट। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जब तक मामू भतीजे ये चीजें कर जो है ये खत्म करना होगा, और दूसरा ये कि फास्ट बॉलर जो है आखिर कब तक आप इन्हीं तरीके से करते रहेंगे? हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है। तो अफ्रीका की विकेटों में मैं आपको बताता हूं कि शक्कर के जंगल में एक फास्ट बॉलर है मुश्ताक कलोड़ो, उसको आप लेके आए। मैं आपको बता रहा हूं ताहिर भाई, ये सुन लें आप कि इंशाअल्लाह ताला आप इसी प्रोग्राम में बैठ के कहेंगे कि रियाज खान ने कहा था कि मुश्ताक कलोड़ो शुएब अख्तर के लेवल का बॉलर है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला इसी टीवी चैनल पे आप मुश्ताक। ऑलराइट, आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑब्वियसली वही आप कहते हैं कि चाचा को भूल जाओ, और ये फिर आप भी अपने भतीजे को बोल रहे हो अच्छा बॉलर है। सो ताहिर भाई, एक हम सिलेक्शन पे बात कर रहे थे, अगर हम थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री पे जाएं हमारी, हम ये बातें करते सुना था हमने लोगों को कि जो टीम हमारी बनती है 11, उसमें कुछ मिकी आर्थर की मर्ज़ी के प्लेयर्स होते हैं, कुछ सरफराज की मर्ज़ी के प्लेयर्स होते हैं, कुछ बॉलिंग कोच की मर्ज़ी के प्लेयर्स होते हैं। डू यू थिंक के
यहाँ पे हम बड़े एक्सपोज हुए हैं कि 15 खिलाड़ियों में से अगर आपके इतने सारे इंजर्ड प्लेयर्स हैं तो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग ज़रूर है। मोहम्मद आमिर का वापस आना, मीर हमज़ा को इग्नोर होना, बाकी कुछ प्लेयर्स का, आबिद अली हम देख रहे हैं, अब ओडीआई स्क्वाड है वहाँ पे भी नहीं आए। आसिफ अली हमने देखा है कि वहाँ साउथ अफ्रीका में थे, आप उसको चलाते रहे ओडीआई में, पूरी दुनिया कह रही थी कि ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर ओडीआई क्रिकेट, T20 में रहना चाहिए। अब वो अचानक से टीम का हिस्सा नहीं है। आपको लगता है कि ये अभी भी चल रहा है ये किस्सा? देखिए कहीं जहाँ पर चीज़ें ऐसी होती है ना गलत, तो वो नज़र आ जाती है फैसल भाई। ओके, अब की क्रिकेट ऐसी है कि अब वो क्रिकेट नहीं रही कि जी पहले कोई हो गया तो आप छुप गए। इतने मीडिया, इतने कवरेज, इतने क्लिप, हाँ कहीं ना कहीं से वो चीज़ सामने आ जाती है। बिल्कुल। देखिए जब टीम मीटिंग कोई होती है, टीम मीटिंग की बात मीडिया तक कैसे पहुंचती है, ये आप ये सोचें ना कि छोटी छोटी बात भी अभी टीम मीटिंग खत्म हुई है और वो बात आपके पास पहले पहुंच इतना स्पेसिफिक आ जाता है कि मिकी आर्थर ने सीनियर बैट्समैनों को डांटा है, उसने पानी की बोतल फेंक दी, उसने यूं फेंका तो एक प्लेयर के सर के ऊपर से एक चीज चली गई। मतलब ये कैसे चीज सामने आ गई? सही बात। देखिए ये चीज फिर आपके सामने होती है जब आप इतने बड़े टूर पे जाते हैं और आपको पता है कि आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास, आप मिडिल ऑर्डर नहीं लेके जा रहे, इवन आप ओपनर शान को सिर्फ लेके गए थे, आपने खिलाना नहीं था उसको, लेकिन क्योंकि उसका हार्डवर्क था, अल्लाह भी देख रहा है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ कि वो खेला और वो ओडीआई में स्क्वाड में वो हुआ, वो देखिएगा इंशाल्लाह ओडीआई भी खेलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसको इस जगह पे उसको आइडिया हो गया है कि इन पिचेस पे इसको खिलाएंगे और उसने कैसे खेलना है। जैसे ही इज समवन हु इज हैविंग अ गुड ब्रेन, ही कैन बी अ फ्यूचर यू नो प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान इन द सेंस कि कप्तान भी बन सकते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्लेयर है, अच्छा दिमाग है। एक कॉलर हमारे साथ और है ज्वाइन किया उन्होंने, क्या सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं नवाज बोल रहा हूँ लाहौर से। जी नवाज साहब, क्या सवाल? सर ये बहुत ही बैट्समैन आए हैं हमारे पास, ऑलरेडी मलक है, फिर मलक है, फवाद आलम है, और इस तरह के बैट्समैन जो है ना। और एक दूसरा सवाल पूछते जाए तो हमारा गुल नजर नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा? उमर गुल। उमर गुल, अच्छा ठीक है सही है। दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं। उमर गुल नज़र नहीं आ रहे हैं इनको, और एक तस्वीर ले लें सर, व्हाट्सएप वो कर लें, आप गूगल कर लें, उमर गुल नज़र आ जाएंगे। दूसरा, शोएब मलिक तो रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, सो आई थिंक कि वो उमर गुल के फैन होंगे तो वो चाहेंगे। ऑब्वियसली उमर गुल ने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है, और जब दूसरे बॉलर्स आ गए उनका चांस है अब उमर गुल को कम्पीट करना इनके साथ। खेल रहे अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे ही वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे दोबारा टीम में आएंगे, उनके दरवाजे बंद नहीं हुए लेकिन वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल सही। अच्छा ताहिर भाई, कमिंग बैक टू हमारी आज की परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि हम 17 फुट 2 हैं लेकिन वी स्टिल हैव द चांस, अगर हम हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा खेलता है और हम इस टेस्ट मैच में कुछ कर सकते हैं, बिकॉज 262 पे ऑल आउट करना साउथ अफ्रीका को इज़ एन अचीवमेंट। 2 सेशन में जिस तरह आप जा रहे थे तो आप कंप्लीटली डन एंड डस्टेड थे, लग रहा था कि 400 प्लस का स्कोर होगा। सो पाकिस्तान शुड टेक सम हार्ट आउट ऑफ इट और अच्छा परफॉर्म करें कल के दिन में। देखिए डेफिनेटली जिस तरह से कल का पहला घंटा बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि उनके फ्रेश बॉलर्स आएंगे। अभी जैसे उनके भी 2 ही बॉलर्स ने सिर्फ बॉल किए ना, अभी तो वो 2 और आना है जो उसमें से एक वर्ल्ड क्लास जो एक जैसे रबाडा है, प्लस फिर वो उनके जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं ओलिवियर है, मतलब अभी तो उन्होंने बॉल नहीं की। ओके, वो दोनों ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा बॉल मारते हैं पिचेस पे, तो उनको बहुत ज्यादा तेज आता है, स्किटी बॉलर हैं एज कम्पेयर टू स्टेन और फ्लेंडर जरा वो कोशिश करते हैं कि जरा स्विंग विकेट टू विकेट बॉल करें। लेकिन तारा, आपको लगता है हमारे हसन अली बहुत मार पड़ी है, आपको लगता है कि जितना ज्यादा पेसर होगा उसको रन पड़ेंगे यहाँ पे, आपको लगता है या नहीं? देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह से हसन अली का बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही है जो हसन अली के हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखी थी। अभी भी नजर आपने हमारे शो पे एक बार कहा था कि ही इज बैक टू, मैं नहीं समझता हूं, देखिए आया नजर आई थी वो, हमने जब यूएई के टेस्ट मैच चल रहा था हमें नजर आया था कि हाँ थोड़ा सा जान मारने नजर आई है। लेकिन ये वो पिचेस हैं कि यहाँ तो आपको डबल जान मारनी चाहिए, आपको तो मतलब खुश होना चाहिए कि यार ये तो हमारे मतलब की पिच है। जब इतनी डेड पिच पे आप इतनी जान मार रहे हैं तो ताहिर आपका ये कहना है कि जिस तरह हमारे बैट्समैन अडाप्ट नहीं कर पाए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू उमर साहब से भी लेंगे, उस तरह बॉलर भी हमारे अडाप्ट नहीं कर पाए इन पिचेस पे और उसका फायदा नहीं उठा पाए मेरे ख्याल में। क्योंकि आप देखें ना अभी तक हमारी ऐसी कोई बॉलिंग नजर नहीं आई, हमने 5 आउट कर दी हो कि 50-60 रन में 5 आउट हमने कर दी हो, या हमने कोई 10 आउट कर दी किसी फास्ट बॉलर ने। आपने 33 के साथ, ये तो 33 ओवरऑल की बात, एक इंडिविजुअल किसी बॉलर की बात कर रहा हूँ ना। आमिर का भी हमने देखा कि ठीक है वो नजर आ रहा है, लेकिन आमिर के अब वो उमर भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि उमर भाई ने जो क्रिकेट खेली हुई उनको ज़्यादा पता उस तरह से। आमिर की जो एक नज़र आ रही है कि जो क्लोज द स्टंप आके भी बॉल करते थे, तो वो अभी तक वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है शायद उसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। और बाकी उमर भाई बताएंगे आपको लगता है कि बॉलर्स हैव आल्सो नॉट बीन एबल टू अडॉप्ट टू द सिचुएशन। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया था कि लेंथ, हमारे बॉलर्स को लेंथ नहीं मिली इस पिच पे कैसी बॉलिंग करें, क्योंकि
अबू धाबी की पिच वगैरह पे जो लेंथ है उसका शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है, वहाँ पे बॉल इतना बाउंस नहीं होता, स्टम्प हाइट पे जाते हैं। यहाँ पे वहाँ बॉल करते हैं तो ऊपर से निकल जाता है, तो इनको वो लेंथ नहीं मिल रही। अगर आप देखें उन्होंने आज पिच मैप दिखाया था, पहले 2 सेशन के उन्होंने पिच मैप दिखाया था कि थोड़ी सी गेंद पीछे थी और बहुत वाइड गेंदें कराई थी। जहाँ तक हसन अली की बात की, उन्होंने डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कराई, उन्होंने वेवर्ड भी कराई है, उन्होंने आगे भी कराई है, एक डिसिप्लिन लेंथ में बॉलिंग नहीं कराई। एक आमिर ने कराई, आमिर ने कराई और अब्बास ने कराई। उनका आप इकोनॉमी रेट देख लें, उनकी बॉलिंग की वो देख लें, तो ये फ़र्क था। और जैसे हम टी के बाद आए तो मेरे ख्याल में वो बात जो क्लास वाली बात है, हो सकता है क्लास ली होगी, डेफिनेटली ली होगी। तो वो दोनों बॉलरों ने आते ही जो अब्बास ने और आमिर ने स्पेल किया, उन दो उस स्पेल की वजह से वो लोग अंडर प्रेशर में आ गए। ठीक है, ऑलराइट। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? आई थिंक कॉलर ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा उमर साहब, आपको लगता है कि अब्बास जब हमने देखा यूएई में जब उन्होंने विकेटें ली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो पूरी दुनिया ने कहना शुरू किया कि नंबर 1 बॉलर इज़ कमिंग और ये सारी चीज़ें हुई। हमने देखा डेल स्टेन जैसे बॉलर ने तारीफ़ की, लेकिन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स उनकी परफॉर्मेंस नीचे आती जा रही है। डू यू थिंक थोड़ा कंसर्निंग साइन है इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद? मेरे ख्याल में ऑब्वियसली उनको फिटनेस, पहले में टेस्ट मैच में फिटनेस की वजह से ना खेले, सही हो सकता है उनका फिटनेस इशू भी हो। हाँ, जिस अंदाज की वो बॉलिंग कराते हैं, मैं समझता हूँ अगर उनका थोड़ा बहुत फिटनेस इशू है, वो जैसे रिकवर करेंगे वो दोबारा से अपनी फॉर्म में दोबारा आ जाएंगे, नॉर्मल फॉर्म। ऑलराइट, एक कॉलर मैंने ज्वाइन किया है जी, कौन सा में क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल? रमजान बात है बक्का से सर। जी जी रमजान साहब, क्या सवाल? ये कर रहा था सर, ये इंजमामुल्लाह के भतीजे को नहीं खिलाना चाहिए उनको। दूसरा ये देख लो ना जी, इसके तो इंडिया के जो ओपनर है, इनको सिर्फ टेस्ट के लिए रखते हैं, इनको पाकिस्तान को 2 सिर्फ टेस्ट के लिए रखने चाहिए। ठीक है, इमामुल हक को आप सिर्फ टेस्ट तक खिलाएंगे भाई? इंजमामुल हक के वो भतीजे हैं भाई, ऐसे कैसे? तो उस पर तो यार ताहिर बात करना बेकार ही है, टाइम ज़ाया करना है कि वो, लेकिन वो इज देयर, वो भी ओडीआई स्क्वाड के भी वो जैसे भी वो टीम के अंदर आया, उन्होंने पीछे परफॉर्मेंस दी है, आना उनका राइट इस क्वेश्चनेबल, हाँ क्वेश्चन। लेकिन जो हाई टाइम की टीम के अंदर वो जब खेलते हैं, लेकिन उमर साहब अगर वो इंजमामुल हक का सपोर्ट ना होता तो आपको लगता है कि वो ऐसा कोई प्लेयर टीम में आ सकता है इतना जल्दी? और फिर जिस तरह का उनका लीन पैच चल रहा है, और भी प्लेयर आए हैं जो मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ इस मामले का, कि हमें डोमेस्टिक के प्लेयर्स को सपोर्ट करनी चाहिए। सही है, उनको उनका पूरा वेटेज देना चाहिए कि वो इतने सालों से मेहनत करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, मुश्किल कंडीशन में खेलते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, और जब आप उनको इग्नोर करते हैं तो ये बहुत बड़ा डिसहार्टनिंग होता है उनके। सही है, ऐसे कोई T20 से, एक मैच से, 2 मैच से जो प्लेयर आगे खेलते हैं, शॉर्टकट से खेलते हैं, वो उनके लिए बड़ा गलत है, बहुत गलत। लेकिन उमर साहब कौन सवाल करेगा? इंजमामुल हक साहब से कौन सवाल करेगा कि आप और भी यंगस्टर्स फाइंड करें? आप उनको भी ऐसे चांसेस दें? नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान में हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से आता है। लेकिन सर अभी तो ये हो रहा है ना, अभी आपने आबिद अली को फिर आपने ओडीआई साइड में चांस नहीं दिया, पहले मीडिया कब उसको चांस देंगे? अब ये बेहतरी तो आएगी, पहले मीडिया नहीं था तो लोग इतना नहीं बोलते थे, अब मीडिया आ गया तो हर चैनल पे यही बातें हो रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और बेहतर होना पड़ेगा। अगर हम बेहतर नहीं होंगे तो हमारे क्रिकेट का हाल, अल्लाह ना करे हॉकी जैसा ना हो जाए, तो हमारी हॉकी की प्रभाव भी है, हमारी क्रिकेट भी ऐसे प्रभाव। बिल्कुल सही बात है। आसिफ साहब हैं, हमें ज्वाइन किया है, क्या सवाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब सवाल पूछें। फैसल साहब बोल रहे हैं? फैसल लिया साहब? जी 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 आसिफ, मैं फैसल भाई ये अर्ज कर रहा हूँ कि वसीम अकरम को क्यों नहीं आप लोग कोच बना रहे हैं पाकिस्तान की पीसीबी जो है? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये मिकी आर्थर से कब जान छुड़ाएंगे यार? टीम का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के यार। ठीक है आसिफ भाई, आपने तो ऐसे सवाल जो हमारे दिलों में फंसे हुए अचानक से पूछ लिए, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ताहिर भाई वैसे ये तो है, हम टीम में जब सिलेक्शन कहते हैं, हम कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होने चाहिए, वो भी नहीं होता। एशिया कप में आप हफीज़ को नहीं खिलाते, यहाँ पे आप शान मसूद को नहीं खिलाने वाले थे, और हम जब स्टाफ की बात करते हैं तो भी हमारे पास राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। ये चीज़ें कब सही होंगी, इस पर बात करेंगे। उमर साहब ने बड़ा पॉइंट दिया है कि अल्लाह ना करे हमारे क्रिकेट का भी ऐसा बुरा हाल ना हो जाए अगर हम ये कंटिन्यूसली करते रहे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है ताहिर खान और उमर रशीद साहब, और हमें टेलीफोन लाइन पे मायानाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा साहब आपका वेलकम करते हैं शो पे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देखिए आपने पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस, और फाइनली मिकी आर्थर साहब जिसको ऑलराउंडर नहीं कहते, फ़हीम अशरफ को आज पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, वो आज कैसे देखते हैं? आगे क्या होने वाला है, आज का दिन कैसे देखते हैं आप?
देखिए फैसल, आज जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की, आप देखेंगे उनकी 7 विकेटें पाकिस्तान ने 229 फॉर 3 से, फिर पाकिस्तान ने 262 ऑल आउट किया, 33 रन पर 7 विकेटें गिरी, तो यकीनन क्रेडिट जाएगा पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन असल हमारे लिए लम्हे फिक्रिया जो है हमारी बैटिंग है। आज भी आप देखें कि हमारे 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो गए, और इसी मैदान पर 2013 में पाकिस्तानी टीम 49 रन पर ऑल आउट हुई थी, जब 8 रन देकर 6 विकेटें पहली इनिंग्स में हासिल की थी डेल स्टेन ने, फिर दूसरी इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो पाकिस्तान के लिए मौका तो है। अब हमारी बैटिंग बड़ी वल्नरेबल रही है, और जिस तरीके से मिकी आर्थर टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं इंजमामुल हक के साथ मिलकर, लोग कह रहे हैं कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट यंग इमामुल हक, लेकिन आप देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट मैचेस की 5 इनिंग में उन्होंने 73 रन स्कोर किए। यहाँ पर इस टेस्ट से कबल 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 71 रन बनाए। अगर किसी और खिलाड़ी के सर पर गेंद लग जाती, जैसे उनके लग गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, तो वो उसको ये लोग रेस्ट करा देते। लेकिन यहाँ पसंद नापसंद की बुनियाद पर अब आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट के फैसल जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। हुसैन तलत जो T20 का स्पेशलिस्ट है उसे वनडे टीम में लेकर जा रहे हैं। तो लगता ये है कि मिकी आर्थर अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो लेकर चल रहे हैं, और जिस तरीके से यासिर शाह को उन्होंने ड्रॉप किया, 200 विकेटें लेकर आया एक बॉलर। आप शादाब खान को आपने अपना मुंह बोला बेटा बनाए हुए अनफिट प्लेयर को लेकर गए, और आप शादाब खान को टेस्ट खिला रहे हैं। आज जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, मैं सुन रहा था ताहिर खान बिल्कुल सही कह रहा था, कभी शॉर्ट पिच गेंद कर रहा है, कभी उसने स्टार्ट ही फुल टॉस बॉल से किया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिफत मिटाने के लिए फैसल एक प्रेस रिलीज जारी किया कि जी उसके घुटने के स्कैन के लिए गया, यासिर शाह फिट नहीं। कल तक इनको नहीं पता था कि वो फिट नहीं है। इसी तरीके से शाहीन आफरीदी के साथ हुआ, हारिस सुहेल वापस आए, फखर जमान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, अब्बास फिट नहीं था, पहले टेस्ट के बाद दूसरे में खिलाया। तो बहुत सारी चीजें ये खिचड़ी पक रही है। ये बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करें, अगर अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करेंगे तो यकीन जानिए सब क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लोगों के दिल जो है वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल सही है मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। और हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ नेक्स्ट वीक लाइव भी हमारे साथ होंगे, तो उनकी और भी बातें सुन सकेंगे। मिर्जा साहब, मैं ताहिर साहब की तरफ आता हूँ। ताहिर, आपको लगता है कि जैसे उमर साहब ने कहा कि अगर जो प्रॉब्लम्स, हम यही बातें सारी कर रहे थे जो मिर्जा साहब ने भी इंडोर्स कर दी कि हम गलत राह पे चल रहे हैं, हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस नहीं कर रहे हैं, हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, हम जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से, इवेंचुअली आपकी क्रिकेट सफ़र करेगी। डू यू थिंक कि उमर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम इसी तरह करते रहे तो हमारे इस स्पोर्ट का जिसमें हमारा नाम है वो भी जाएगा हमारे हाथ से? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, हम एक तरफ में हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, उनका चार्म खत्म हो गया। वो तो फिर सही कह रहे हैं। जब आप ऐसी परफॉर्मेंसेस जाके देंगे टेस्ट काम पे, वहाँ पे जाके भैया पाकिस्तान अपने दिल पे लगा के वहाँ आप जाते हैं, वहाँ प्राइड आपके, हम दुआ कर रहे होते हैं बैठ के कि यार हर एक के लिए कि परफॉर्मेंस करें, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो। और फिर वहाँ जाके जो मैनेजमेंट की बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि जो प्लेयरों को चीज़ें फेंक रहे हैं, ये आप करें, आप डिस्कस करें, लेकिन एक बंद कमरे के अंदर बात करें, एग्रेशन को कंट्रोल करके करें। वो लोग टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो लोग कोई क्लब के प्लेयर नहीं है। आप कप्तान को इस तरह से झाड़ रहे होते हैं कि जैसे लग रहा है कप्तान नहीं हो गया, पता नहीं गली से आपने लगे बना दिया। आप ही ने बनाया ना, आप ही के लिए कितनी परफॉर्मेंस देकर आया पीछे से वो वनडे के अंदर, T20 के अंदर। T20 में नंबर 1 इस वक्त टीम है पाकिस्तान की, उसी की कैप्टनसी में। अगर आप यही बात करते रहेंगे तो फिर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर भाई कि एक दिन ये होगा कि क्रिकेट कोई देखने वाला नहीं होगा। तो ये बात करेंगे हाँ ये क्रिकेट हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर। सही। अच्छा उमर साहब, कौन बात करेगा मिकी आर्थर से, कौन बात करेगा बैटिंग कोच से, क्योंकि वो अंग्रेज हैं तो उनसे बात करना मुश्किल है हमारे यहाँ लोगों को। हु इज गोइंग टू गिव देम अ शट अप कॉल के भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, इनको शट अप कॉल देनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आए हैं बाहर से और हमको डिक्टेट कर देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे बड़ा सबसे पहले तो जो मिकी आर्थर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्लेयर्स, इट हैज टू चेंज, वरना ही हैज टू चेंज। उन्होंने सही बात, ही हैज टू चेंज। उन्होंने हाल में पिछले बयान में दिया कि मैं जज्बाती प्लेयर था, तो मेरे में अभी तक जज्बाती था नहीं भाई। जब आप कोच के अहदे पे आ जाते हैं, जब आप मैनेजमेंट के अहदे पे आ जाते हैं, तो ये जज्बातियत नहीं चलती। ये सारे बच्चे इक्वली जो है ना आप ट्रीट करते हैं। कोई आपका बड़ी नहीं होता, कोई आपका बेटा नहीं होता, कोई आपका वो नहीं होता। तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपके इक्वली बराबर है। सही है। अगर आप सबको एक निगाह से नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं। ये हाल में जो इनकी चॉइस थी वो रॉन्ग चॉइस थी। और मुझे सोचना चाहिए, पीसीबी को सोचना चाहिए कि बजाय गोरों के आप पाकिस्तानी कोचेस को प्रेफर करें। एब्सोल्युटली ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि
हमारे कोचेस अच्छे नहीं हैं, हमारे कोचेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप उनको राइट सपोर्ट करेंगे तो वो इनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल सही। मिर्जा साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के शो का। क्या देखते हैं कल के दिन? आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे हमेशा करता है कि फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान अच्छा खेलता है और लीड्स भी लेता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू क्रॉस द 262 टारगेट और कुछ लीड ले सकेगा फर्स्ट इनिंग्स में? ओके मिर्जा साहब हमारे साथ ड्रॉप हो गए। ताहिर भाई, और आपसे यही सवाल ले लेता हूँ मैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू बैट वेल और वो क्रॉस करेगा 260? देखें, जैसे हमने बात की कि पहला घंटा वेरी इंपॉर्टेंट है। सही। ऑब्वियसली बॉल अभी 6-7 ओवर पुराना है और सुबह आएंगे तो मॉइस्चर होगा, पिच हार्ड होगी, तो भी वो अगर घंटा हम सर्वाइव करके, लेकिन फिर भी हमें रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 बॉलर्स हैं वो तेज़ हैं, वो गेंद को क्योंकि प्रीवियसली दोनों मैचों में वो बाउंसर ही मारे, खास ऑलिवर तो इस बार शॉर्ट पिच बॉल की और बॉलिंग ही नहीं करता, तो जिसमें हम पाकिस्तानी स्ट्रगल भी हुए, स्ट्रगल भी किया हमने, तो बड़ा करना पड़ेगा, हर प्लेयर को इंडिविजुअल खेलना पड़ेगा, गो हमारी बैटिंग थोड़ी अपनी विकेट को प्राइस करना पड़ेगा, और पेन लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही, पेन लेना पड़ेगा, जान नहीं छुड़ानी पड़ेगी। अगर कोई बाउंसर कर रहे हो, इसमें उनके प्लान में नहीं है, अगर वो बाउंसर कर रहे हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जिसको बॉल को मारना है उसे मारे, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, और यही मौका है, उनको 262 पे आउट किया, हम एक अच्छा स्कोर करें ताकि उनको दोबारा जल्दी आउट। देखिए कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत दिन पड़े हैं खेलने के लिए, कोई टारगेट आपको नहीं दे रहा कि सेट करें, आप 10 डॉट बॉलें खेलें, आप 20 डॉट बॉलें खेलें, आप 30 डॉट बॉलें खेलें, 30 डॉट बॉल के बाद अगर आप एक चौका मारते हैं, आप 4 रन बनाते हैं, सिंगल कर लेना, आप चौके पे नहीं जाएं, आप अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दें, जो खराब बॉल है उसको पनिश करें, ऐसा नहीं कि जो खराब बॉल को भी आप छोड़ रहे हो तो वो बिल्कुल ही आप शेल में चले गए। और एक जनरल व्यूअर जो देख रहा है तो वो यही कहता है कि यार यहाँ टेस्ट मैचेस 3 दिन में खत्म हो रहे हैं, आप यू अप्लाई योरसेल्फ, आप कंसंट्रेट करें और विकेट पे टाइम दें, सो दैट इज द मैसेज टू द पाकिस्तान टीम के, टाइम लें और रन्स करें। ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी आप दोनों साथ शो पे। व्यूअर्स कल आपसे मुलाकात होगी, कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।